हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 3 की सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में बताया गया है ग्राफिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये ग्राफिक मेथड क्या होता है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन पहले भी बताया था। अगर दो लाइन आपको दे रखी हैं तो वो दो लाइन या तो एक दूसरे को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कट करेंगी, या फिर वो दो लाइन एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेगी, या फिर वो दो लाइन एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर यानी कि कोइंसिडेंट फॉर्म में होगी। तो तीन ये ग्राफिक फॉर्म होती है दो लीनियर इक्वेशन की, यानी कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जो पेयर में है। ठीक है ना। एक लाइन का बिहेवियर तो सिंपल होगा ही, हम पेयर की बात कर रहे हैं। ये हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, पेयर पढ़ रहे हैं, यानी कि दो एक साथ लाइन को देखेंगे हम। तो यहां पर इसने जो बताया है इसे आप खुद पढ़ेंगे। जो इसने इंट्रोडक्शन में सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था अखिला को लेकर, और उसने उससे रिलेटेड इक्वेशंस बनाई थी, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा है इसने। यहां पर उस एग्जाम्पल के बारे में बात की गई है, आप इसे स्टडी करेंगे, लिटरली पढ़ेंगे इसे आप एक बार। और क्या लिखा हुआ है इसमें से कोई चीज जो समझ नहीं आ रही है आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें कोई सेंटेंस कोई वर्ड ऐसा है जो आपको कनेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, हालांकि ये सब चीज लास्ट जो आपने एग्जाम्पल किया है उसी से रिलेटेड है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है। जो पहला एग्जाम्पल, पीछे तीन एग्जाम्पल दिए थे, फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले तीन एग्जाम्पल थे। तो पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरे एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको कहा गया है कुछ, तीसरे एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ कहा गया है। तो ये तीनों के तीनों आप पढ़ेंगे। तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स के बारे में क्या कंक्लूजन है वो यहां मैं बता देता हूं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल का कंक्लूजन है, ये सेकंड का, ये थर्ड का। यहां पर लिखा भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले एग्जाम्पल में जो इक्वेशंस थी, यानी कि ये दो इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को एक इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पे। आपको वो सॉल्व भी करा रखा है इन्होंने। दूसरे एग्जाम्पल की जो इक्वेशंस थी ये जो है कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन बनी हुई है। फिर उसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल था वो पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है, यानी कि दो लाइंस ऐसे शो होगी। अब इस तीन सिचुएशन से रिलेटेड इसने एक टेबल दी है, और अब अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और इस टेबल के जो जो इसमें टेबल में लिखा हुआ है वो आपको कॉपी पे जरूर लिखना है। ठीक है ना। तो मैं साथ साथ लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे। सबसे पहली सिचुएशन देखिए, इफ टू लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर गिवन, a1 x प्लस, जो मैं लिख रहा हूं इसे आप अपनी कॉपी पे लिखें, a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1, इज इक्वल टू c1। ओके, या फिर इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू की जगह पर लेफ्ट में लाके a1 x प्लस का b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर राइट साइड में भी प्लस में है और लेफ्ट साइड में भी प्लस में है, तो ये क्या समस्या है। तो मैं बता देता हूं कि यहां पर जो भी कांस्टेंट है, c1 इज अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पॉजिटिव दिखाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूं c1 की वैल्यू 5 लिखी है, तो यहां पर c1 की जगह पर 5 लिखा जाएगा, और यहां पर c1 की जगह पर -5 लिखा जाएगा। या फिर आप यहां पर लिखेंगे 5 तो यहां पर लिखेंगे -5। अगर एक ही क्वेश्चन को दो जगह रखना है तो यहां पर आप 5 लिखेंगे, लेफ्ट में आएगा -5 लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे, देखो, अगर मैं लिखता हूं a1 x प्लस का b1 y और इज इक्वल टू 5, मान लीजिए c1 की वैल्यू 5 है, तो यहां लिखेंगे a1 x प्लस का b1 y प्लस ही लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में -5 लिख देंगे। तो इस हिसाब से c1 की वैल्यू यहां पर -5 हो गई, c1 की वैल्यू यहां पर 5 हो गई। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी एक सिचुएशन लेके चलिएगा। मैं इक्वल वाली सिचुएशन लेके चल रहा हूं। ये देखिए आपके सामने इक्वल की कंडीशन है। आप चाहें तो इक्वल ना करके एक तरफ ले जाएंगे तो भी आंसर वही बनेगा, है ना। आंसर्स में अंतर नहीं आएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब इसके क्वेश्चन को देखेंगे, देखो इन्होंने क्या लिखा है, c1 को लेफ्ट में लिखा है और मैंने c1 को मोस्टली कोशिश करी है राइट में लिखने की। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ना आंसर में कोई प्रॉब्लम आने वाली, ना आपका कभी नंबर कटेंगे इस पे। ठीक है ना, आप कहीं भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन मैथ्स के नियम को नहीं भूलना, है ना। तो a1x प्लस का a2x प्लस का b2y इज इक्वल टू c2, ये मेरे पास दो इक्वेशंस है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब मेरे को इससे रिलेटेड तीन कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। आप अपनी कॉपी पे लिखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इफ a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2,
यानी कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इस केस में इसके दो रिजल्ट बनते हैं। पहला रिजल्ट जो है वो ये रिजल्ट है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये लाइन जो है, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यानी कॉफिशिएंट देखते ही पता चल जाएगा कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इस सिचुएशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। आप यूनिक सॉल्यूशन की जगह पर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं जनरली। ओके, ये दोनों में से कुछ भी नाम ले सकते हो। यानी कि आपने कॉफिशिएंट्स देखा और कॉफिशिएंट्स देखते ही आपने ये रिजल्ट दे दिया। ये दोनों में से कोई एक लिख लेना और ये रिजल्ट। अच्छा, जो ऊपर वाला रिजल्ट है ये, इसे हम कहते हैं ग्राफिकली मेथड, यानी ग्राफ से पता लगेगा कि एक दूसरे से टकरा रही है। और जो नीचे वाला रिजल्ट है इसे कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड, यानी कि इससे आप अलजेब्रा से बताएंगे। और अलजेब्रा से कैसे बताएंगे वो आगे की क्लास, आगे की एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो अलजेब्रिक मेथड आएगा। अभी फिलहाल ग्राफिक मेथड है, यानी कि ये वाला। उसके बाद सेकंड नंबर लिखिए, अपनी कॉपी पे जल्दी से लिखिए। अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, अगर तीनों ही इक्वेशन इक्वल आ जाए, यानी कि तीनों ही सिचुएशन में इक्वल कंडीशन आ जाए, ये कोएफिशिएंट्स इक्वल आ जाए। ओके, अगर तीनों में ही इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसके भी दो रिजल्ट होंगे। इसे बोलेंगे ग्राफिकली कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि एक ऐसी लाइन जो एक के ऊपर दूसरी लाइन बनी हुई है। और दूसरा इसके बारे में जवाब देंगे आप कि इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटिव या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, ये आपने कॉपी पे लिखा। उसके बाद आप तीसरी केस पे चलेंगे तो तीसरा केस आपसे क्या कहता है? अगर आपको दे रखा है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो इसे कहेंगे हम, इसके भी दो केस बनेंगे। अगर ग्राफिकली देखें तो ये बनेगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और अगर हम इसको अलजेब्रिकली देखें तो इसे बोलेंगे हम नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत तरीके से आपको कॉपी पे लिखना है और ये दोनों बिहेवियर लिखने हैं। देखो, इसको इनने टेबल पे बताया है। इन्होंने टेबल पे क्या बताया? पहले तो एक एग्जांपल लिया, देखो ये एग्जांपल नंबर 1 था, है ना। और इसमें देखो a1 की वैल्यू क्या है? 1 है, a2 की वैल्यू क्या है? 3 है, फिर b1 की वैल्यू क्या है? -2, b2 की वैल्यू 4, फिर c1 और c2। इन्होंने जब इसे लिखा, लिखने के बाद फिर इन्होंने चेक किया। अच्छा, यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझनी है और वो आपको आना ही चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये एक का c1 तो है राइट साइड में और दूसरे का c2 है लेफ्ट साइड में, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि ऐसी सिचुएशन आपने गलत करी है, ऐसा मत करिएगा। जैसे कि कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के धोखे में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, वो सोचते हैं ये वाला 0 जो है यहां लिख लिया और ये वाला -20 जो है यहां लिख लिया, तो एक तो राइट साइड वाली कंडीशन ले ली और एक लेफ्ट साइड वाली ले ली, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है मैं लिख के दिखा देता हूं। इस सिचुएशन को मैं लिख देता हूं यहां पर। देखिए, x माइनस का 2y प्लस का 0 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस का 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। तो आप गौर से देखेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 देखिए 0 और -20 दिख रहा है, तो इन्होंने यही लिया है। तो यहां पर गलत नहीं करना है आपको, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से आपको सोचना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। ओके, फिलहाल आपके सामने जो मैंने लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में इन्होंने टेबल से बताया, इसे कॉपी पे जरूर लिखेगा। ये एग्जांपल के थ्रू समझाया, लेकिन एग्जांपल तो नहीं चलेंगे ना, तो टेबल सिर्फ इतनी है जो आपको कॉपी पे लिखनी है। ये दो इक्वेशंस है, इक्वेशंस दोनों तरफ हो सकती है, राइट पे भी दोनों c1 होंगे और लेफ्ट पे भी दोनों c1 हो सकते हैं ना। उसके बाद इन्होंने सिचुएशन बना के भी दिखा रखी है। इंटरसेक्टिंग में देखो अभी बताया, कोइंसिडेंट में भी बताया और पैरेलल लाइंस में भी बताया, ठीक है ना।
उसके बाद ये एग्जाम्पल आपका होमवर्क है जो कि आप एक्सरसाइज के बाद करेंगे। इस वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तो एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपको ये एग्जांपल्स करने हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा करने का, ठीक है ना। ये 4th एग्जांपल, 5th एग्जांपल ये रहा, 6th एग्जांपल ये होमवर्क है और इसे जरूर करिएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1 पे। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। देखिए सबसे पहले तो इसने बोला है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि नीचे आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कहता है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी कि 2 प्रॉब्लम्स दे रखी है, इसमें आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। कहता है फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड करने, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन के चलते थे, क्या कहता है पहले इक्वेशन में, कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि 10 स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास के हैं और मैथ्स के क्विज में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 टाइम्स नहीं है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो लड़कियों की संख्या है वो 4 ज्यादा है लड़कों से, देन द बॉयज, यानी कि लड़कों से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स who took part in the quiz। तो आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है, और क्या चीज माननी है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। आपने नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लिया और नंबर ऑफ बॉयज को y मान लिया। उसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है टोटल 10 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब x को और y को जब हम ऐड करेंगे तो बराबर 10 के आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बन गई और बहुत आसानी से बन गई। दूसरे में कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर देन द बॉयज, तो देखो यहां पर लिखिए गर्ल्स, यहां लिखिए बॉयज। अब कहता है लड़कियां जो हैं वो 4 ज्यादा हैं लड़कों से, यानी कि लड़कियां पहले से ही 4 ज्यादा हैं। अगर मेरे को दोनों को इक्वल करना है तो लड़कों में मेरे को 4 जोड़ना पड़ेगा। मैंने ये बात बताई थी कि जो भी सिचुएशन इसने दे रखी हो उसके अगेंस्ट हम वही काम करते हैं। तो यहां पर कहता है कि लड़कियों में 4 ज्यादा है, पहले से ही 4 ज्यादा जाएंगे, तो हमें इक्वेट करना है, यानी कि दोनों इक्वेशंस को बराबर करना है। तो हमें 4 किस में जोड़ देना चाहिए, लड़कों में जोड़ देना चाहिए। हालांकि आप कहेंगे सर 4 लड़कों में जोड़ देंगे तो 14 स्टूडेंट नहीं हो जाएंगे। मैंने कहा कि आप ये नहीं कह रहे कि स्टूडेंट्स 4 लड़के ज्यादा जाएं। मैंने कहा अगर लड़के और लड़कियों को दोनों को बराबरी पे देना हो हमें जवाब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो या तो हमें लड़की में से 4 घटा दो या लड़के में से 4 जोड़। तो आप एक काम करेंगे, और मैं जोड़ने वाला काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसने खुद ऐड कहा है, ज्यादा कहा है, तो मैं ज्यादा ही करूंगा। अब लड़कियों की संख्या क्या थी, लड़कियों की संख्या थी x, तो मैं x लिख दूंगा यहां। लड़कों की संख्या कितनी थी, तो लड़कों की संख्या थी y, तो मैं लिखूंगा y प्लस का 4। अब इसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो x माइनस का y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशंस आपके सामने हैं। अब आपका ये एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आ चुका है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स who took part in the quiz। अब आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने, लेकिन ऊपर लिखा है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखो इसे हम ग्राफ पेपर पे ही कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो ग्राफ पेपर पर इसे जरूर करेंगे। मैं आपको रफ फिगर पे करा देता हूं, यहां पर रफ में करके दिखा देता हूं एक बार। देखिए ये मेरे पास एक एक्सिस है, सिंपल एक्सिस है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। आप इस एक्सिस पे आप ये वैल्यूज रखने हैं। आपको कैसे वैल्यूज रखनी है वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये सबसे पहले मैं इसे x, इसे x डैश, इसे y और इसे y डैश जरूर लगाएंगे, एरो का निशान जरूर लगाएंगे, डैश जरूर लगाएंगे। ये काम आपको जरूर करना है, ठीक है ना। ये होता है ओरिजिन। अब आपको जो वैल्यूज दे रखी है मैक्सिमम 10 दे रखी है और यहां पर मिनिमम 4 दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं 2-2 का गैप ले लेता हूं। आपकी मर्जी है, आप कितने का भी ले सकते हैं। मैं 2-2 का गैप ले रहा हूं। ये है 2, 4, 6, 8, 10।
यहाँ पर भी 2 4 6 8 10, इसी तरीके से 2 4 6 8 10, यहाँ पर 2 4 6 8 10। आपको यहां पर मैंने बताया था नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव ऑफ एक्स जाएगा, लेफ्ट में नेगेटिव ऑफ एक्स जाएगा। यानी कि यहां पर अगर 1 2 3 है तो लेफ्ट में -1 -2 -3 मिलेगा। अब देखो, अगर आप चाहें तो नंबर लिख सकते हैं, 10th क्लास में है नंबर लिखा जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, ग्राफ थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, तो उसमें थोड़ा फेयरली काम नहीं हो पाता। अगर लिखेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक एक करके इक्वेशंस लिखनी है। तो पहली इक्वेशन आपके सामने थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैं यहां लिख रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इसकी बना दूंगा मैं टेबल। अब देखिए, टेबल बनाने के बाद क्या करा जाता है, आपको x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखनी है, और मैंने बताया था आपको जनरली 0 रखना है। अगर आप x की जगह 0 रिप्लेस कर दे, जरा सोचे दिमाग से कि यहां पर 0 रख दे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और 0 में y जोड़ेंगे तो ये तो y आएगा, तो y इज इक्वल टू 10, यानी कि y की वैल्यू 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इसी तरीके से अगर मैं सोचूं कि y की जगह 0 कर दिया जाए, यानी कि यहां पर 0 कर दिया जाए, अगर मैं y की जगह 0 रखूं, यानी कि y की जगह यहां 0, तो क्या बनेगा, देखो इसे सोचिए जरा, क्या होगा, x तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, प्लस y की जगह पर 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। तो x प्लस का 0 इज इक्वल टू x होता है, तो फाइनल आंसर आपके सामने आ गया 10। तो ये भी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, उसके बाद दूसरी टेबल देख लेते हैं। तो दूसरी के लिए दूसरी इक्वेशन भी देखनी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन हमारे सामने कुछ ऐसी है, x माइनस का y इज इक्वल टू 4। अब हम इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाएंगे तो x और y की फॉर्म में होगी। और कैसे बनाएंगे, पहले x की जगह पर 0 रख देंगे, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कराइए तो y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। यहाँ पर -4 लिख दीजिए। अगर y की जगह पर 0 लिखेंगे तो x की जगह पर कितना आएगा, अगर यहाँ 0 लिखेंगे तो x की जगह पर 4 आ जाएगा। तो मैंने ये शॉर्टकट इसलिए किया क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करके लिख के दिखाया था। आप इसे खुद से पहले पूरा लिखेंगे, क्योंकि अभी आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको लिख के ही ये टेबल बनानी है। ये टेबल, हालांकि मार्क्स आपको इस टेबल पे मिलेंगे, उस लिखने पर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी पहला पॉइंट ढूंढते हैं हम अपना। पहला पॉइंट है 0 और 10, x बराबर 0 y बराबर 10। देखो x बराबर 0 आपके सामने ये है। अब y बराबर 10 कहां मिलेगा, 2 का गैप है और y पॉजिटिव है, पॉजिटिव का 10 ऊपर मिलेगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो यहां पर है 2 4 6 8, और ये आ गया पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू आपके सामने 10 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 10 कहां मिलेगी, 0 से खड़े हैं, और x की वैल्यू पॉजिटिव का 10 राइट साइड में जाएगा, 2 4 6 8 10, और y की वैल्यू 0। अब आपको क्या करना है, आपको सीधी एक लाइन खींच देनी है जो इसे मिल जाए। तो वो लाइन मैं आपके सामने खींच के दिखा देता हूं। ओके, ये आपके सामने वो लाइन है जो सीधी आपको खींचनी है, ठीक है ना। ये लाइन बिल्कुल फुट्टे से सीधी खींचनी है आपको, ये टेढ़ी लाइन नहीं खींचनी है। अच्छा, दूसरी लाइन के पास चलते हैं। ये तो पहली लाइन बनी है, इस लाइन का नाम भी रख दीजिए। इसका नाम यहां लिख देता हूं मैं, x प्लस का y इज इक्वल टू 10। अब दूसरी लाइन की बात करेंगे। तो दूसरी लाइन है आपके सामने ये, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 नीचे मिलेगा, 1 2 2 और 2 4, यहां पर मिल गया पॉइंट। फिर उसके बाद x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, 2 4 और 0। आपने दूसरी लाइन खींच देनी है, और ये आपने दूसरी लाइन खींच दी। तो जब आप दूसरी लाइन खींचेंगे, ये आपके सामने दूसरी लाइन है, आप जब दूसरी लाइन खींचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस लाइन को सीधी खींचनी है एकदम, और यहां पर लिखना है x प्लस x माइनस का y बराबर 4। आप गौर से देखेंगे तो ये जो है एक पार्टिकुलर जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दोनों के दोनों लाइन एक पार्टिकुलर जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये ग्राफ पे बनाना है आपको, ग्राफ पे। और अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो x एक्सिस है, x एक्सिस की तरफ यहां पर ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, फुट्टे से मिला देंगे, आपको लाइन मिलती हुई दिखेगी। और y एक्सिस की तरफ भी ऐसे फुट्टे से आप इसे मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो यहां से यहां तक की कुछ दूरी होगी, यानी x की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अब x की क्या वैल्यू निकल के आएगी, आप इसे मिलाएंगे तभी पता चलेगा।
फिलहाल x की वैल्यू जो है मैं आपको बता देता हूं क्या निकल के आएगी। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कट जाएगा, 2x बराबर में 14 है तो x की वैल्यू 7 आएगी, x की वैल्यू आएगी 7। मैंने कैसे निकाला वो मेथड मैं आपको अगली एक्सरसाइजेज में बताऊंगा। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ग्राफिकल मेथड से बताया जा रहा है तो आपको गिनना है। तो मेरे हिसाब से इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखो, पूछोगे सर जी 2, 4 और 6 है, 7 कहां से आ गया? तो मैं बता देता हूं, ये लाइन यहां मिल रही है बीच में, ठीक है ना। ये लाइन कहां मिल रही है? एग्जैक्टली 7 पे मिल रही है। अगर मैंने 7 बताया तो आप ग्राफ पे देखेंगे तो 7 पे ही मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन की बात कर लेते हैं। दूसरी लाइन कैसे मिलेगी? तो दूसरी लाइन मिलेगी हमारे, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 2y और 2y, वो भी 7 पे ही मिलेगी। तो इसका मतलब दूसरी लाइन भी आपको y की वैल्यू भी 7 पे तो नहीं मिल रही। अगर x की वैल्यू 7 पे मिल रही है तो y की वैल्यू 3 पे मिलेगी, y की वैल्यू 3 पे मिलेगी। चेक करते हैं 7 पे और 3 पे। x जो है वो गर्ल्स है, वो 7 है तो y 3 होगी। हाँ, y की वैल्यू 3 पे होगी, क्योंकि आप जब इसे घटाएंगे तो 7 में 10 में 6 गया, 6 3 आएगा, ठीक है। तो फिलहाल y की वैल्यू 3 पे। अब ये मैं कैसे चेक कर रहा हूं, मैं फिर से बोल देता हूं। ये है ग्राफ, और ग्राफ पे आप गिनेंगे, ये 2 है, बीच में मिलेगी 3 और ऊपर मिलेगा 4, तो ये बीच वाली लाइन इससे मिल रही होगी आके, बिल्कुल सीधा। आप ग्राफ पे गिन लेंगे, ये 2 है, ये 4 है तो बीच में 3 है। यहां पर ग्राफ पे गिनेंगे, 2 है, 4 है, ये 6 है, ये 8 है तो बीच में 7 है। तो ऐसे ग्राफ से आपको एग्जैक्टली x और y की वैल्यू मिल जाएगी। आप उसे लिखेंगे, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी ग्राफ से आपने सॉल्यूशन बता दिया। कहां पर ये पॉइंट कट कर रहा है? 3 और 4 पे नहीं, सॉरी, x बराबर 7 और 3 पर कर रहा है, 7 और 3 पर। ये पॉइंट आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एज ए होमवर्क करना है। मैं इसकी इक्वेशन आपके सामने बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में सहूलियत हो जाए, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन जैसा मैंने बताया है ग्राफिकली ऐसे ही करिए। और ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाने के बाद ग्राफ पे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे साफ सुथरा ग्राफ, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी बताना है। देखो यहां पर इस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं कि 3.2 में कौन सा मेथड है? ग्राफिकली। ग्राफिकली मेथड आपको दे रखा है 3.2 में, ओके। और इसके बाद 3.3 एक्सरसाइज आएगी, उसमें एक मेथड दे रखा है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर 3.4 के अंदर मेथड दे रखा है, उसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद आपको दे रखा है 3.5, उसमें दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन तीनों ही मेथड्स, चारों ही मेथड से, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सभी मेथड से एक ही काम निकाला जा रहा है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। यानी कि दूसरे शब्दों में बोलूं तो सॉल्यूशन पूछ रहा है वो आपसे, एक ऐसी वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो आज की क्लास में हम ग्राफिकली मेथड पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में इसी में ही बस मेथड करने का तरीका बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट पर घूमता रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, सेकेंड पार्ट। देखिए क्या कहता है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल की और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपए है। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। अब सोचिए कि आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आप 5 पेंसिल्स के अगर और 7 पेन के पैसे नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे 1 पेंसिल और 1 पेन के। तो इसी से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ one pencil is equal to ₹X. The cost of one pen is equal to ₹Y. मैंने x और y मान लिया। अब उसके बाद देखिए जरा गौर से कि अगर एक पेन की कॉस्ट, एक पेन की कीमत x रुपए है और टोटल पेन कितने चाहिए आपको? 5 चाहिए। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x, यानी कि 5 पेन मल्टीप्लाई बाय एक पेन की कीमत। उसके बाद प्लस पेन कितने हैं आपके पास? पेंसिल सॉरी 5 है, और पेन कितने हैं? 7 पेन है, और पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है? y, तो 7y इज इक्वल टू टोटल पैसे कितने खर्च करने हैं आपको? 50 रुपए। ऐसे ही 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस का 5 पेन
यानी कि 5y इज इक्वल टू उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है 46। ये आपके सामने दो इक्वेशंस है, आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली बोला है, और सॉल्यूशन निकालेंगे यानी कि x और y की वैल्यूज निकालेंगे। ये आपका काम है, आप करेंगे। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा टिपिकल होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, बट आप कर सकते हैं। आपने एग्जांपल्स करे होंगे तो डेफिनेटली कर लेंगे, नहीं हो पाएंगे देन मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। आज हमें ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है जिसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं 7, तो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी जाएगा बट हमें कंप्लीट करनी ही है। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन के पास चल रहे हैं, सॉरी। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है देख लेते हैं। इसे रब कर दे पहले हम इसे रब ही कर दे सारा। या अब बहुत आसान है। देखो पहला आपको मैंने बताया 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। मोस्टली स्टूडेंट्स की सिरदर्दी होती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, और मैंने कहा है थोड़ी सी कोशिश आप करेंगे अपनी तरफ से, बाकी मैं सब कुछ समझा दूंगा। आपको स्टेटमेंट से कैसे इक्वेशंस बनानी होती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 तो आसान है, बहुत आसान है। कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ दिस, यानी कि कोफिशिएंट्स की रेशियो को कंपेयर करो। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि ये फॉलोइंग मतलब कि नीचे दिए गए पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि आपको जो पीछे आपने पढ़ा है, जो पीछे आपने टेबल देखी थी, उसी के बिहाफ पर आंसर देना है कि वो इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल करेगी या कोइंसिडेंट। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं आपको। जैसे कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। मैंने कहा था या तो दोनों के दोनों कांस्टेंट लेफ्ट साइड में होने चाहिए या राइट में, आपकी मर्जी चलेगी। फिलहाल यहां पर लेफ्ट में दे रखा है तो आप उधर मत ले जाइए, इधर ही रहने दीजिए, ठीक है ना। फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। हाँ, फर्क जब पड़ेगा जब एक संख्या उधर है और एक संख्या इधर है, तब आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो ऐसी सिचुएशन हो तो दोनों को एक तरफ लेके जाएंगे, ये आपका काम है। मैंने आपको नोटिफाई करा दिया है। अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे, आप फिर भी गलत करेंगे, तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। फिलहाल लिखेंगे बट लीनियर इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वी गेट, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वी गेट। देखो x के साथ जो संख्या है वो क्या है a1, यहां पर x के साथ क्या संख्या दे रखी है गौर से देखिए 5। तो कंपेयर का मतलब यही होता है कि आप लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 5। नाउ देखो y के साथ संख्या क्या है, बहुत आसान है, एक बार कोशिश करके देखिए, कंपेयर खुद से करके देखिए। y के साथ क्या दे रखा है b1, और यहां पर y के साथ क्या दे रखा है माइनस का 4। तो आप लिखेंगे यहां पर b1 इज इक्वल टू माइनस का 4। उसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो c1 यानी कांस्टेंट वैल्यू कितनी है वो दे रखी है c1। यहां पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है प्लस का 8, क्या दे रखी है आपको प्लस का 8 दे रखी है। तो प्लस का 8 से कंपेयर करेंगे जब हम, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर c1 इज इक्वल टू 8। तो बाय कंपेयरिंग वी गेट a1 b1 c1। आसान है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करके बताइए। x का कोफिशिएंट क्या है a2, और यहां पर x के साथ क्या लिखा है 7। यहां पर देखिए y का कोफिशिएंट क्या है b2, और यहां पर y के साथ क्या लिखा हुआ है 6। फिर c2 इज इक्वल टू यहां पर क्या दे रखा है माइनस का 9। तो आपने तीनों वैल्यूज पहले कंपेयर करके निकालनी है। ऐसा आपको तीनों क्वेश्चंस में करना है, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में। मैं पहला ही कराऊंगा, आप बाकी के पार्ट्स घर से होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को चेक करना है, तो चेक कैसे करना है, मैं संख्याओं से चेक करने वाला हूं। तो मैं लिखूंगा 5/7, फिर -4/6, फिर 8/9। तो पहले मैं इन दोनों को चेक करूंगा और पता करूंगा क्या ये दोनों बराबर हैं। तो मैं यहां पर बराबर का निशान लगाता हूं और चेक करता हूं। तो मैंने देखा कि इस 4/6 को मिनिमम फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ है, तो पहले कर देते हैं। 2 2 4 एंड 2 3 6, मिनिमम फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अभी भी
5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। और जब पहली और दूसरी कंडीशन ही इक्वल नहीं है तो तीसरे को लिखना भी नहीं है आपको, यानी कि आपको पहली और दूसरी को ही चेक करना था और ये दोनों इक्वल नहीं। अगर इक्वल होते तो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ने के बाद मे भी इक्वल आए मे भी इक्वल ना आए, फिलहाल तो ये दोनों इक्वल नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है लिखेंगे सो A1/A2 is not equal to B1/B2. It is कंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट नहीं लिख रहा मैं अभी फिलहाल, क्योंकि पूछा नहीं है। पूछा है कि ये लीनियर इक्वेशन जो है ये लीनियर इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, पैरेलल है या कोइंसिडेंट, तो लिखेंगे इट इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो आपने बताया कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती है एक पार्टिकुलर पॉइंट पर। आप लिख सकते हो इट इज की जगह पर, क्योंकि दो लाइंस हैं, एक तो करेगी नहीं, तो आप लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्ट। ये लैंग्वेज ज्यादा बढ़िया। लाइंस आर इंटरसेक्ट या पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्ट क्या एट अ पॉइंट। तो आपने एक रिजल्ट दे दिया, पहली वाली जो सिचुएशन है वो इंटरसेक्ट कर रही है और वो भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, ये वाला, ये मैंने आंसर दे दिया। अब दूसरे के लिए आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से फॉलो करेंगे और आप बताएंगे, आपको पता है पैरेलल कैसे होता है और आपको पता है कोइंसिडेंट कैसे होता है। पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों की दोनों इक्वेशंस बराबर होंगी, तीसरी भी बराबर होगी तो पैरेलल हो गई। अगर मेरे को कहता है कोइंसिडेंट के नहीं, सॉरी, पहली दूसरी बराबर होगी, तीसरी बराबर नहीं होगी, तो मैं लिख देता हूं इन पैरेलल कंडीशन A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. This is a parallel condition, or we can say no solution, or inconsistent, आप कुछ भी बोल सकते हो। Now in coincident condition अगर कोइंसिडेंट कंडीशन में आ जाता है तो उस केस में होता है A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। बहुत आसान है, आपको ये दो कंडीशंस लिख दी, इस पर वैल्यूज रखना आपका काम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा है थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ दिस, सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो टेबल में भी नहीं लिखा था, तो जल्दी से आपने जहां पर टेबल बनाई है या जहां पर भी आपने पेपर पे लिखा है कॉपी पे, वापस आ जाइए और आ जाइए यहां पर, और मैं आपको यहीं पर लिख के दिखा देता हूं। आप यहीं पर इसे करेक्ट कर लीजिए, टेबल पे लिख लीजिए या अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। देखिए, कंसिस्ट का मतलब होता है विच हैज अ सॉल्यूशन, यानी कि जिसका सॉल्यूशन होता है उसे कंसिस्ट कहते हैं। तो देखो, ये पहली सिचुएशन में सॉल्यूशन पॉसिबल है, दूसरी सिचुएशन में सॉल्यूशन पॉसिबल है, देन बोथ आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। ओके, ऐसे ही नीचे नेक्स्ट की बात करते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इनकंसिस्टेंट। तो आपको मैंने बता दिया कि पहली सिचुएशन जो है जिसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, वो भी कंसिस्टेंट होता है, और कोइंसिडेंट को भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं। सिचुएशन आपके सामने है, एक ये। नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल सिचुएशन वाली, यानी कि ये कंडीशन वाले को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। यानी कि ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको ही करना है और ये हो जाएगा आपसे, जैसे मैंने किया उसी तरीके से तो करना है। पहले इक्वेशंस लिखनी है, फिर उसके बाद ये इक्वेशंस पेयर ऑफ लाइन होती है, फिर कंपेयर करके आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना है। आफ्टर दैट आपको न्यूमेरिकली उसे चेक करना है कि क्या वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो आपकी कंडीशन क्या हो गई, यहां पर लिख देंगे, इसको मैं बता देता हूं, लिखेंगे कंसिस्टेंट। यहां पर बस एक नया नाम कंसिस्टेंट लिख देना। जैसे मैंने इसका कंक्लूजन लिखा, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आपको इसके बाद लिख देना है कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट दो सिचुएशन में होती है, एक जब लाइन एक दूसरे को एक जगह पर कट करे तब भी कंसिस्टेंट कहलाती है, और एक के ऊपर एक करे तब भी वो कंसिस्टेंट ही कहलाती है। तो आपका होमवर्क बढ़ गया है,
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है बस, और वो लाइन किस बिहेवियर की ये नहीं बतानी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप खुद करेंगे ट्राई, क्योंकि इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल समान क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे इक्विवेलेंट क्वेश्चन है। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो करके दिखाया उसी के रेफरेंस में आपको ये करना है। अच्छा, आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन कर लेगा वो चौथा क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि चौथे में भी कुछ नया नहीं है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। कहते हैं इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यहां नया है, यानी कि जो कंडीशन कंसिस्टेंट है उसको ग्राफिकली करके दिखाओ। तो चलो मैं इसको अभी थोड़ा सा बता देता हूं आपको। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम है ये तय करना कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर आप उसे ग्राफिकली नहीं दिखाएं, ऐसा कहा है, ग्राफिकली नहीं सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल सकता, नो सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अगर लूं तो x प्लस का y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10 दे रखा है। अब मैं चेक करना चाहता हूं ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। तो मेरे को इक्वेशंस तो पता ही है, जो मैंने लिख भी दी थी, बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे a1 इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x, जो कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक माना जाएगा। फिर b1 इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ y, जो कि कुछ नहीं लिखा हुआ, एक माना जाएगा। फिर c1 इज इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में, c1 ही लिखी जाएगी, माइनस प्लस के फेर में मत पड़िएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर a2 क्या होता है भाई, कॉफिशिएंट ऑफ x, जो कि 2 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद b2 लिखेंगे, जो कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ y 2 ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद c2 लिखेंगे, ये भी राइट साइड में है तो ठीक है, इसे 10 लिख लेते हैं। अगर ये लेफ्ट में होता तो पहले इसे आप राइट में ले जाते। ये मैं फिर से आपको नोटिस करा रहा हूं, गलती नहीं करिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, ये आपके पास a1 b1 c1 है, ये आपके पास a2 b2 c2 है। अब आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, 1 अपॉन में ये a1 अपॉन में a2, 1 अपॉन में 2, फिर उसके बाद दूसरा 1 अपॉन में 2, फिर तीसरा c1 अपॉन c2, यानी कि 5 अपॉन में 10। अब चेक करिए क्या ये दोनों बराबर है। हाँ, आप कह रहे हैं सर बराबर है। अब देखिए क्या 1 अपॉन 2 ये भी इसके बराबर है, आप कहेंगे हाँ सर ये भी बराबर है, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। अगर आपको ये फ्रैक्शन करना नहीं आता तो ये फ्रैक्शन सीखिए, आसान है, आ जाएगा आपको। अब देखिए आपको आगे क्या कहता है, आगे आपसे क्या कहता है, अगर ये इसके बराबर और तीनों के तीनों बराबर हो गए, अगर तीनों बराबर हो गए तो फिर ये कंडीशन क्या हो गई भाई, कोइंसिडेंट हो गई, कोइंसिडेंट। यानी कि हम लिखेंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent and coincident, ये भी लिख लीजिएगा, coincident। there are many solution, there are infinitive many solution। आप जितना चाहे लिख सकते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट पूछ रहा था तो कंसिस्टेंट करके भी छोड़ सकते थे, मैंने आगे भी लिख दिया कि कंसिस्टेंट भी है प्लस कोइंसिडेंट भी है, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। अब इसने कहा था कि आप इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन बताइए, तो भैया ग्राफिकली बनाना पड़ेगा पहले। तो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं इसका किस तरीके से बनेगा। देखिए मैं इसका ग्राफ यही बना देता हूं। मैं सीधा सीधा एक लाइन खींचता हूं, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। आप सही तरीके से बिल्कुल आपका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। बिल्कुल क्लियर है, नाम जरूर लिखने हैं, एरो जरूर लगाने हैं, ठीक है ना। अब आपको कहता है ग्राफ बनाना है, तो मैं इसकी टेबल बना देता हूं पहले, एक्स और वाई, और इसकी भी टेबल बना देता हूं, एक्स और वाई। तो मैंने क्या बोला था आपको, टेबल बनाने के बाद क्या करते हैं, एक्स की जगह पर 0 रखेंगे, ये रख दिया 0, तो y की जगह 5 आएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह पर 5 आएगा। यहां पर x की जगह पर 0 रखेंगे तो y की जगह, ये 0 हो गया पूरा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर 5 आएगा।
तो x बराबर 0, y बराबर 5। 5 कहाँ मिलेगा आपको? 1 2 3 4 5। ऐसे ही x बराबर 5, 1 2 3 4 5 एंड 0। तो ये दो लाइंस आप बिल्कुल सीधा अपना फुट्टे से रख के मिला देंगे और तरीके से मिलाएंगे। देखिए भाई, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं तो दूसरी लाइन है 0 और 5, यही वह पॉइंट आएगा, यहां पर पॉइंट आएगा। तो इसको फिर से मिला देंगे तो ये एक के ऊपर एक आनी चाहिए। आप फुट्टे से मिलाएंगे तो एक के ऊपर एक ही आएगी, ठीक है, एक के ऊपर एक आएगी। तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट है देन हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो आपने लिख तो दिया मैनी सॉल्यूशंस, तो मैनी सॉल्यूशंस में आप वैल्यूज पुट करते चले जाओ। ये भी इसका सॉल्यूशन है 0 और 5, ये भी इसका सॉल्यूशन है 5 और 0 एंड मैनी मोर, मैनी मोर, यानी कि और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जो चाहो रखते चले जाओ, मैनी सॉल्यूशंस है इसके। तो ठीक है, इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे का पार्ट करेंगे। सेकंड, हाँ, इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए ये है इसका सेकंड पार्ट, ओके। और सेकंड पार्ट जो है वो कंसिस्टेंट होगा और ये इंटरसेक्ट करेगा। अब होगा या नहीं होगा ये तो आपको करने के बाद पता चलेगा। कोई कंसिस्टेंट होगा, कोई कंसिस्टेंट नहीं होगा। जो कंसिस्टेंट नहीं है यानी कि पैरेलल, उसका ग्राफ भी नहीं बनाना, उसका सॉल्यूशन भी नहीं बताना। तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह रिपीट हुआ, यानी कि सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा था। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं और मैं फिफ्थ से आपको इक्वेशंस बनाना बताता हूं। आप मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके आप कॉपी करेंगे। आपको क्वेश्चंस जब ही सिर्फ देखने हैं अगर वो क्वेश्चंस आपको आते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर रखे तो सिर्फ देख के काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं कर रखे तो साथ साथ कॉपी लेके बैठे और कॉपी करें, वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें। मैं ज्यादा जल्दी नहीं करूंगा बताने में क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। चलो पहले एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगुलर गार्डन है। अब हमने जो रेक्टेंगुलर गार्डन बना दिया है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक लेंथ का और एक ब्रेथ का, यानी कि विड्थ बोला है इसने, है ना, ये बोला है विड्थ, एक लेंथ एक विड्थ। तो ये तो है हमारा लेंथ, ये तो हमारे पास लेंथ है और ये लेंथ नहीं है भाई, लेंथ ये है हमारे पास। लेंथ को हम मोस्टली लेंथ को लंबा मानते हैं, ओके, ये लेंथ है और ये है आपके पास विड्थ। एक लेंथ मान ली गई और एक विड्थ मान ली गई। अब हमें नहीं पता कि लेंथ कितनी है, हमें नहीं पता कि विड्थ कितनी है। तो जो चीज नहीं पता वहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। आप लिखिए सॉल्यूशन नंबर 5 और लिखिए लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। अब इसने क्या दिया है, मीटर में दिया है तो हम भी मीटर में मान लेंगे। उसके बाद द width of rectangle is equal to y meter, and you know the perimeter of the rectangle. We know the perimeter of rectangle is equal to length twice of length plus breadth, या फिर कह सकते हो width, यानी कि twice, यानी कि लेंथ एक ये है एक ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो ट्वाइस ऑफ लेंथ। एक विड्थ ये है एक विड्थ ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो ट्वाइस ऑफ विड्थ। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो L प्लस डब्ल्यू कह लो या L प्लस बी कह लो। बी मतलब ब्रेथ हो सकती है या फिर यहाँ पर आप विड्थ बोल सकते हो W। तो आपको पता लगा पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर पेरीमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि x और y क्या है, लेंथ और विड्थ। यहां पर बोला है हाफ द पेरीमीटर, ये देखो हाफ, यानी कि पेरीमीटर का आधा जो है इज 36 मीटर। साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं, हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर, यानी कि ये पेरीमीटर है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप लिखेंगे गिवन हाफ द पेरीमीटर
is equal to 36. So according to question, twice of x plus y, यानी कि ये दिस इज अ पैरामीटर, इसका हाफ कर देंगे, हाफ द पैरामीटर तो इसका आधा ऐसे ही करेंगे और बराबर 36 के रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहली इक्वेशन आपके सामने आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या बोला गया है पढ़ते हैं। कहता है आपसे हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज, यानी उस रेक्टेंगल की बात कर रहा है, रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, जिसकी लंबाई 4 मीटर बड़ी है, किससे लंबी है, विड्थ से। तो देखो लेंथ जो है आपके सामने, लेंथ और विड्थ, तो लेंथ जो है वो पहले से ही 4 ज्यादा है। हम क्या करेंगे, हम विड्थ में 4 जोड़ देंगे ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो लेंथ को हमने क्या माना था, लेंथ को यहां देखेंगे तो आप गौर से x माना था, तो लेंथ की जगह पर लिखेंगे हम x, विड्थ की जगह पर लिखेंगे हम y। दोनों को इक्वेट करना है तो हमें 4 कहां जोड़ना चाहिए, विड्थ के साथ, ताकि दोनों की दोनों बैलेंस हो जाए। भाई तराजू का एक पड़ला जो है वो भारी होगा, एक हल्का होगा, तो आप क्या करेंगे, आप जो हल्का है उसमें वजन रख देंगे और उसे भारी करेंगे। तो यही काम यहां पर भी करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो हल्का है, विड्थ छोटी है, उसे बढ़ाया, इसे आप लेफ्ट में लेके आइए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस मैंने आपको बनानी बताई, कैसे लैंग्वेज पढ़ के आपको इक्वेशंस बनानी होती है, और यही आपको सीखना है। अब आपसे कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, डायमेंशंस निकालनी है बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। क्योंकि अभी आपने आगे की एक्सरसाइजेस नहीं पढ़ी है, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में 2 जगह टकराएगा ये, और जहां पर भी टकराएगा वो x और y की वैल्यू होगी, तो वही होगी लेंथ और विड्थ। आपका होमवर्क है, आप इसे करेंगे, नहीं हो पाएगा देन मुझसे पूछेगा, मैं इसे सॉल्व करके बता दूंगा आपको। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 के पास चल रहे हैं, 6। तो पहले मैं इसे रब कर देता हूं, देन विल गो फॉर द 6th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है और एक नई चीज सिखा रहा है आपको। मोस्ट प्रोबेबली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो इसी टाइप की प्रॉब्लम होती है। देखो इस एक्सरसाइज से इस टाइप का क्वेश्चन निकल के आता है। कहता है गिव द लीनियर इक्वेशन दिस, आप इससे रिलेटेड एक इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन क्या है पहले वो लिख लेते हैं, 2x प्लस का 3y और उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर माइनस का 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। आपको पता है a1 की वैल्यू क्या होगी 2, b1 की वैल्यू क्या होगी 3, c1 की वैल्यू क्या होगी -8। ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता भी चल गया। कहता है एक दूसरी इक्वेशंस खुद से क्रिएट करें। अब आपको खुद से इक्वेशन क्रिएट करनी है। कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट, इस तरीके से होनी चाहिए ताकि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंटरसेक्टिंग। पहले नंबर पे आते हैं, मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है। क्या बनानी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट इंटरसेक्टिंग लाइन में a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो इंटरसेक्टिंग होती है। तो बहुत ही आसान है, आपको a1 और a2 b1 दे रखा है, a1 और b1 दे रखा है, आपको सिंपली ऐसी सिचुएशंस बनानी है ताकि ये दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल ना आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको a1 की वैल्यू दे रखी है 2, a2 की वैल्यू आपको कुछ भी मान लेनी है, बस वो बराबर नहीं होना चाहिए। b1 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 और b2 की वैल्यू कुछ भी मान लेनी है। कुछ भी मानो, आपकी मर्जी है, बस ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों सिचुएशंस कभी बराबर ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए आपने यहां पर a2 की जगह पर, यहां a2 की जगह पर जो नीचे वाली संख्या इसकी जगह पर मान लीजिए आपने लिखा है 6, मान लीजिए ये आपने लिख दिया 6 और यहां पर लिख दिया आपने 9, सपोज कर लेते हैं b2 की जगह पर 9। तो अब जब आपने लिख दिया तो आप देखेंगे 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो यानी कि 1/3 इक्वल आ गया, और ऐसी सिचुएशन तो इंटरसेक्टिंग में नहीं होती। सो दैट्स वाई आपको ऐसी सिचुएशन लेनी है जो कि ऐसी कंडीशन ना बने कि इक्वल आ जाए। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। चलो
आप लेके देख लीजिए। आप यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखिए जो इसे इक्वल ना करे। तो ऐसी तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, तो मैं लिखूंगा सो द लीनियर इक्वेशन इज, और मैं यहां पर कुछ भी रखना चाहता हूं तो मैं यहां रख देता हूं 2 और 3, या फिर मैं लिख देता हूं x प्लस का y इज इक्वल टू 6। कितना आसान है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखो यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है 1, y का कॉफिशिएंट क्या है 1, और ये क्या दे रखा है आपको 6। तो आप यहां पर किस तरीके से लिखेंगे इसे, आप इसे लिखेंगे a1 इज इक्वल टू, अभी लिख के दिखाते हैं हम, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू 6। सो 2/1 इज नॉट इक्वल टू 3/1। सिंपल सी बात है, नॉट इक्वल टू, है ना। तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी एंड इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मैंने अपनी मर्जी से एक सिचुएशन बनाई। अब आपको पैरेलल लाइंस की सिचुएशंस बनानी है, यानी कि ऐसी सिचुएशंस बनानी है जिसमें दो लाइंस पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 बराबर नहीं c1 अपॉन c2। मतलब कि जब आपको एक लीनियर ऑफ इक्वेशन पता है तो दूसरी कैसे बनेगी भाई, दूसरी लीनियर इक्वेशन बनेगी कि a1 b1 तो सेम रहेंगे, 2x प्लस का 3y तो सेम है, बस बराबर प्लस माइनस का 8 था ना, माइनस के 8 की जगह पर कुछ भी लिख लो, चलो मैं माइनस का 7 लिख लेता हूं। ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। तीसरे में कहता है कोइंसिडेंट। अरे कोइंसिडेंट तो बहुत ही आसान है, इसी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि कोइंसिडेंट की सिचुएशन होती है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, यानी कि प्रोपोर्शनल। तो आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करा दो, मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं 2 की, तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y माइनस का 8 दूनी 16। ये इस इक्वेशन और ये इक्वेशन देखेंगे कोइंसिडेंट को फॉलो कर रही है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखेंगे तो पैरेलल को फॉलो कर रही है, और जो मैंने इक्वेशन लिखवाई वो तो थी। तो मैंने आपको हिंट भी दिया है, साथ साथ आपको मैंने एक क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया कैसे करा जाता है। तो आपको जो हिंट दिया है उसका इस्तेमाल करके वीडियो को पॉज करें और अभी आपको बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, देन आगे बढ़ना है। ओके, अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का और इस एक्सरसाइज का भी। याद रखिएगा, अगर आप तसल्ली से पढ़ना चाहते हैं तो आपका पढ़ने का बेनिफिट है, वो आपके दिमाग में रहेगी बात, और पेपर में आप कॉन्फिडेंटली करके आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप भागते भागते पढ़ना चाहते हैं, तसल्ली से पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको डाउट होगा। फिलहाल अभी हम 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आपका काम है ग्राफ ड्रॉ करना, आपका काम है। आप x माइनस का y और प्लस का 1, x माइनस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। आप दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे। इस तरीके से पहले आप टेबल बना लीजिए, और मैंने जो तरीका बताया था वो बहुत आसान था कि एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। अगर आप ऐसा रखेंगे तो आपकी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। वैसे मुझे तो पता है क्या आएगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद करें। जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि एक लाइन तो बन जाएगी कुछ ऐसी, और दूसरी लाइन बन जाएगी कुछ ऐसी। कैसे भी बन सकती है, ये सपोज ऐसी बन गई, कैसी भी बन सकती है, आई डोंट नो कैसी बनेगी। कहते हैं डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा पॉइंट्स, इसका मतलब होता है पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स निकालिए। कहता है ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है कि वो कोऑर्डिनेट्स निकालिए जो कि शीर्ष पर है, टॉप पर है, ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस बेटा ये होते हैं, ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। अब इनके पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं, ये कहां पर मिलेंगे। तो आपको ग्राफ देख के पता लग जाएगा x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। कहता है बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस। तो ये दो लाइन और x एक्सिस से मिलकर एक ट्राइंगल बना है, उसके वर्टिसेस बता दिए मैंने, आप इसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। और उसे शेड भी करेंगे, तो शेड करने का काम तो मैं भी कर देता हूं। मैंने ऐसे ही डेमो देके आपको एक ग्राफ बताया है। आपको प्रॉपर तरीके से ग्राफ पेपर पे पहले टेबल बनानी है इसकी, और फिर उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी फिनिश होती है, और मैंने इसमें आपको कहा है कि जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, जैसे कि आप वहां पर कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पर कंप्लीट ये प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, जिसमें कि आपको 10th क्लास कंप्लीट मिलेगी।
तो अगर आप इसको ऑफलाइन के तरीके से ना पढ़ के, देखिए आप जब ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़ते हैं या जल्दी जल्दी पढ़ते हैं या फास्ट फॉरवर्ड पे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैथ्स को और मेरे एक्सपीरियंस से पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको पेपर पेन लेके बैठना पड़ेगा और आपको लिटरली काम वैसे ही करना पड़ेगा, क्लास वाइज क्लास। एक क्लास की एक एक्सरसाइज दी गई है, आपको जहां कहा गया है कि पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा करिए, आप वीडियो को उसी समय पॉज करिए। आप वेट मत करिए कि पहले एक बार में पूरा वीडियो, पूरा देखने से आपको क्या मिलेगा, देखेंगे और भूल जाएंगे। उसी समय आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसी समय आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और वो नॉलेज जो आपको मिलेगी ना, उससे आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर फिनिश करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।